ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग अपना आईसी इंजन का चैप्टर 5 का अपना नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, चौथा शायद है। देखिए बेटा, हम लोगों ने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कंबस्चन। ओके, कंबस्चन किसका? एसआई इंजन। अब हम लोगों ने ये देखा कि कंबस्चन जो एसआई इंजन का है, इसको हमने दो नाम से बोला आपके साथ। एक बार हमने बोला नॉर्मल कंबस्चन और एक बार हमने बोला एबनॉर्मल एबनॉर्मल, असामान्य। और ये है क्या? सामान्य। नॉर्मल कंबस्चन का मतलब नो डिटोनेशन, नो डिटोनेशन, या कह सकते हैं नो नॉकिंग। और एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब डिटोनेशन, या कह सकते हैं नॉकिंग। अब इतनी चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हम चाहते हैं हमारे एसआई इंजन में जो फ्यूल जले, जो पेट्रोल जले, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जले, उस सामान्य तरीके से जले, ताकि किसी प्रकार का डिटोनेशन या नॉकिंग जैसा दुष्प्रभाव ना हो। लेकिन अगर वो असमान तरीके से जला तो क्या होगा? डिटोनेशन होगा, जिसके फलस्वरूप नॉकिंग होगी। डिटोनेशन की हिंदी क्या है? बारूद सरीखे फटना, नुकसान होगा। क्या होगा? डिस्कस किया। और नॉकिंग का मतलब क्या है? खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आएगी, इंजन में वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे, इंजन का जो पावर है वो स्मूथ नहीं होगा, रफ हो जाएगा। स्मूथ पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक में मिलता है तो कर्व कुछ इस तरह से आता है ये। और अगर एबनॉर्मल मिलता है, खड़खड़ाहट साथ मिलता है, तो पावर यहां पे क्या होता है? रफनेस। इस हिस्से को देखो तो क्या होता है? यहां पे प्रेशर तेजी से घटता बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड रफनेस। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान यहां पावर स्मूथली मिल रही है, मतलब प्रेशर यूनिफॉर्म रूप से घट रहा है, पावर स्मूथली मिल रही है। और यहां पावर मिल रही है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, लेकिन रफली मिल रही है। नाउ दिस इज डिजायरेबल। हम चाहते हैं हमारे इंजन में नॉर्मल कंबस्चन हो, किसी प्रकार की नॉकिंग या डिटोनेशन न हो, हमें जो पावर मिले वो स्मूथली मिले। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से इंजन के अंदर सामान्य कंबस्चन की जगह असामान्य कंबस्चन होता है। जब वो असामान्य कंबस्चन होता है तो क्या होता है? उस वक्त हमारा डिटोनेशन या नॉकिंग हो जाती है। ठीक है, तो डिटोनेशन और नॉकिंग हमें नहीं होने देनी है अपने इंजन में, हमें इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक, आइए अब हम लोगों ने ये कल देखा कि डिटोनेशन या नॉकिंग क्यों होती है, उसको हम बस 3 मिनट में एक बार समराइज करेंगे और उसके आगे आज के टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जब स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है वन पे, तो क्या होता है? स्पार्क प्लग की टिप के आसपास के कुछ मॉलिक्यूल जलते हैं, उनके जलने से हीट लिबरेट होती है, ऊष्मा अवमुक्त होती है, जो कंबस्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके ऊष्मा अवमुक्त होने से उसके सराउंडिंग में आसपास के जो और मॉलिक्यूल्स हैं, 1000, 2000, 10,000, उनको हीट मिलती है तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, वो जलते हैं, उनके जलने के फलस्वरूप और ऊष्मा मिलती है। इस तरह से करते करते जब सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जल जाते हैं तो एक ज्वाला का निर्माण होता है 1 से 2। और जब ज्वाला का निर्माण होता है तो ये ज्वाला चार्ज में धीरे धीरे आगे बढ़ती है और परत दर परत कंबस्शन चैम्बर में जो हमारा चार्ज है उसको जलाती जाती है। लेकिन जब ये ज्वाला परत दर परत चार्ज को जलाती जाती है और आगे बढ़ती जाती है तो क्या होता है? इंजन में दो पोर्शन बन जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या होता है? चार्ज जल चुका है, ऊष्मा पैदा हो चुकी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है। राइट हैंड में क्या है? वो अनबर्न्ड पोर्शन है, अभी तक वहां ज्वाला पहुंची नहीं है, वो जला नहीं है। परंतु इस बर्न पोर्शन के जलने के कारण जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिसको हम बर्न पोर्शन या जला हुआ हिस्सा कह रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड पे है जिसको हम अमंजला हिस्सा, तो इस वजह पे यहां पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से इस अनबर्न चार्ज की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, और साथ ही साथ प्रेशर लगता है, एक प्रेशर वेव चलती है, जिसकी वजह से इस एंड चार्ज के ऊपर, जिसको हम CC-D बोलते हैं,
यही इसकी पूरी कहानी होती है, एंड चार्ज। इस एंड चार्ज के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, फलस्वरूप इस एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करता है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ये चलती हुई ज्वाला जाए और इस एंड चार्ज को जला दे, लेकिन ये एंड चार्ज धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की तरफ अग्रसर होता है। पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपको शुरू में बताया है 260 डिग्री के आसपास है। मतलब ज्वाला अभी यहां तक है, इसका टेम्परेचर 150, ज्वाला यहां तक है, इसका टेम्परेचर 200, ज्वाला यहां तक है, इसका टेम्परेचर 220, ज्वाला यहां तक है, इसका टेम्परेचर 250, ज्वाला यहां तक है, अभी एंड चार्ज तक नहीं पहुंची है और इसका टेम्परेचर 260, और 260 के बाद इसको 0.002 का इग्निशन डिले भी मिल गया, जो जलने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, जो 10 मॉलिक्यूल से हजार से लाख 10 लाख मॉलिक्यूल बनने नहीं चाहिए वो भी हो गया, तो ये स्वतः जल उठता है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है। इसका ऑटो इग्नाइट होना खतरनाक बात है, क्योंकि ये जब सिस्टमैटिक तरह से जलता, इस ज्वाला से जलता, तो एक सामान्य तरह से प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता, जो कि वांछनीय है। लेकिन जब ये ऑटो इग्नाइट होगा तो बारूद सरीखा फटेगा, और जब बारूद सरीखा फटेगा तो प्रेशर टेम्परेचर 4-5 गुना तेजी से बढ़ेगा, और अंदर क्या होगा, यहां पे भी एक्सप्लोजन हुआ तो एक प्रेशर वेव चलेगी इधर से इधर और एक इधर से इधर, दोनों टकराएंगी और टकराने के बाद दीवार पर जाके रिबाउंड करेंगी और खड़खड़ाहट की साउंड देंगी, और एबनॉर्मल कंबशन का जन्म होगा। इसी को हम लोग कहते हैं जो बारूद सरीखा फटता है, जिसकी वजह से ट्रिमेंडसली प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है 4 से 5 गुना असामान्य स्थितियों में, अवांछनीय स्थितियों में, उसी को बोलते हैं डिटोनेशन। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक कंबशन का केंद्र यहां पे पैदा हो जाता है, एक कंबशन यहां से हो रहा है, दोनों की जो प्रेशर वेव्स हैं आके टकराती हैं, टकराने के बाद ये परावर्तित होती है, कह लीजिए रिबाउंड होती है, जाके सिलेंडर की दीवार पर टकराती हैं और इंजन में खड़खड़ाहट की साउंड पैदा करती हैं, खड़खड़ खड़खड़ या नॉकिंग की आवाज करती है। ऐसा होने से इंजन पे बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, जो इंजन से मतलब सिलेंडर से बाहर हीट जा रही है वो ज्यादा जाने लगती है, फलस्वरूप पावर गिर जाती है, पिछड़ में देखा था, एफिशिएंसी गिर जाती है। इंजन में वाइब्रेशन होते हैं तो क्रैंकशैफ्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्रैंकशैफ्ट डैमेज हो सकता है, इंजन के और कंपोनेंट फेल कर सकते हैं। इसका मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट करे, हम चाहेंगे कि हमारा जो एंड चार्ज है वो स्पार्क प्लग से जब चिंगारी बनी है, ज्वाला बनी है और ज्वाला फैल रही है, ये ज्वाला चलते चलते पहुंचे और इस एंड चार्ज का टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ये भी 260 ना पहुंचे और ज्वाला जाके इसको सिस्टमैटिकली जाके जला दे। जब ज्वाला इसको जाके जलाएगी तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा कंबशन होने के कारण, ये सामान्य तरीके से बढ़ेगा, वांछनीय तरीके से बढ़ेगा, और जो हमें पावर मिलेगी वो स्मूथ वे में मिलेगी, पावर कुछ इस तरह से मिलेगी, और यहां पे पावर जो होगी वो रफ वे में मिलेगी। तो ये है हमारा एबनॉर्मल कंबस्चन। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंजन में ऐसा हो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनडिजायरेबल, ये अवांछनीय है, दिस इज अनडिजायरेबल, नो दिस इज डिजायरेबल। हम चाहेंगे हमेशा ऐसा हो, हमेशा ऐसा हो का मतलब एंड चार्ज जो है अपने आप न जले बल्कि ज्वाला से जाके जले। माँ बाप हमेशा क्या चाहते हैं कि बच्चा शादी करे, लेकिन अपने मन से अपने न करे, हमको भी, हमारी भी सहमति ले ले, हमारी भी उसमें मर्जी रख ले, थोड़ा हमारा भी मन पूरा कर ले। हर माँ बाप चाहता है बच्चा शादी करे, अपने पसंद से ही करे, कि कम से कम हमसे पूछ ले, हमें भी इन्वॉल्व कर ले उस कार्यक्रम में, लगे कि हाँ हमारे बच्चे की शादी हमने कराई है, किसी दे लाके मिलवाए, मीट माई वाइफ। इसका मतलब कि हर माँ बाप ये चाहता है। सिमिलरली ये एंड चार्ज जो है इस ज्वाला से जले, ज्वाला ये चाहती है, और ऐसा करेंगे तो सामान्य कंबशन होगा। अब ये तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो सर 5 मिनट तो आप वही रिपीट कर रहे हैं, बेटा यही तो कहानी है। अब असली चीज क्या है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिटोनेशन पे प्रभाव डालते हैं। अब चूंकि आपको मालूम है कि एसआई इंजन का डिटोनेशन क्या होता है, उस डिटोनेशन में कौन कौन से कारण हैं जो उसको बढ़ाएंगे, कौन कौन से कारण हैं जो उसको घटाएंगे, तो हम लोगों को इस पे प्रश्न मिलते हैं। तो हर गाइड में आपको कम से कम 20 से 25 सवाल, हर गाइड में 20 से 25 सवाल आपको इस पे आधारित मिलेंगे। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन और नॉकिंग इन एसआई इंजन और पेट्रोल इंजन, घुमा घुमा के पूछेगा।
और एक बार ये फैक्टर समझ जाएंगे तो डीजल इंजन के फैक्टर समझना आसान पड़ेगा। तो हम लोग पेट्रोल इंजन के उन फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिटोनेशन पे पॉजिटिव या निगेटिव, अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। कैसे होता है आइए देखें। अब देखिए, इन एसआई इंजन मतलब इन स्पार्क इग्निशन इंजन या इन पेट्रोल इंजन या जो भी चिंगारी से जलने वाले इंजन है, इसमें पेट्रोल इंजन के साथ साथ क्या आएगा, स्प्रिट इंजन, केरोसिन इंजन, एलपीजी इंजन, सीएनजी इंजन, हर वो जो चिंगारी जलता है उसमें थ्योरी यही लगेगी। इन एसआई इंजन डिटोनेशन और नॉकिंग मिलते जुलते शब्द हैं, एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिटोनेशन क्या है, जो धमाका होता है वो है डिटोनेशन। और धमाके के फलस्वरूप जो प्रेशर वेव सेटअप होती है और इस प्रेशर वेव से आके टकराती है और टकरा के जाके रिबाउंड करके सिलेंडर की दीवारों पे जाके खड़खड़ा करके आवाज पैदा करती है, इस तरह का नॉइस, नॉकिंग वाला, नॉकिंग, दरवाजे में कोई आया है नॉक कर रहा है, ये नॉकिंग अकर्स। तो इन ऐसा इंजन डिटोनेशन और नॉकिंग अकर्स पैदा होती है व्हेन एंड चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एंड चार्ज। एंड चार्ज का मतलब वह पेट्रोल एयर का मिक्सचर जो स्पार्क प्लग से सबसे दूर है। व्हेन एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट, होना क्या है कि ज्वाला को तेजी से चलना चाहिए चार्ज को जलाते हुए। इस एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने से पहले, अर्थात इस एंड चार्ज के 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले इस ज्वाला को वहां पे पहुंच के इस एंड चार्ज को इज्जत से सम्मान पूर्वक जलाना चाहिए ताकि इसकी इच्छा पूरी हो जाए और प्रेशर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो। When end charge auto ignites, तभी डिटोनेशन, जब ये एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ज्वाला के पहुंचने से पहले खुद ही जल जाएगा, तभी समस्या पैदा होगी, तभी एबनॉर्मल, अवांछनीय, बहुत ही तेजी से, एब्रप्टली, सडनली प्रेशर टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस, हेंस का मतलब, इसका मतलब हुआ हेंस ऑल फैक्टर्स which are responsible for increasing the temperature of end charge will increase detonation and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ, कहानी ये हुई कि जो हमारा एंड चार्ज है ये, अगर ये एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो जाए, ऑटो इग्नाइट होने का मतलब क्या है कि ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तो हर वो कारण जो इसका टेम्परेचर 260 पहुंचाएगा या इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, एक तरह से वो डिटोनेशन की मदद करेगा या डिटोनेशन को होने के लिए जिम्मेदार होगा। और हर वो कारण जो इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा एंड चार्ज का, इसका मतलब वो ऑटो इग्नाइट होने नहीं देगा या ऑटो इग्नाइट होने की संभावना को कम करेगा, हर वो कारण क्या करेगा, हर वो कारण डिटोनेशन को रोकेगा। इसका मतलब डिटोनेशन के बारे में अगर हम लोग कहें तो एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने के ऊपर फोकस करिए। एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो रहा है और वो कारण उसको ऑटो इग्नाइट होने में सहयोग कर रहा है, इसका मतलब इस कारण के होने से डिटोनेशन होगा। अगर इस कारण की वजह से ऑटो इग्निशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, इसका मतलब इस कारण की वजह से या इसको बढ़ने की वजह से टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब ये ऑटो इग्निशन को रोक रहा है। तो सारी कहानी जो होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा वो कारण या हमारा वो फैक्टर एंड चार्ज के ऊपर क्या प्रभाव दे रहा है। अगर वो एंड चार्ज के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद कर रहा है तो पक्की बात है वो ऑटो इग्नाइट कराने में मदद करेगा, और ऑटो इग्नाइट कराएगा तो डिटोनेशन होगा। तो आइए हम उन कारणों के बारे में डिस्कस करें, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अब देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन। तो वन क्या है बेटा, कंप्रेशन रेशियो। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंप्रेशन रेशियो। किसी भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन के दौरान जो वॉल्यूम है शुरू में Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाई कंप्रेशन के अंत में जो वॉल्यूम है दैट इज Vc। तो कंप्रेशन रेशियो किसी भी इंजन का फिक्स होता है, किस पे डिपेंड करता है, इंजन के पैरामीटर्स पे। कौन कौन से पैरामीटर पे सर, स्वेप्ट वॉल्यूम पे और क्लियरेंस वॉल्यूम पे। और हमारे ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो सामान्यतः हम लोग रखते हैं 6 से 12। अब आपको याद होगा कंप्रेशन रेशियो 12 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिटोनेशन होगा। तो अब समझिए, अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ती है, ये कहने का मतलब। तो वन क्या है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा या डिटोनेशन होने की संभावना बढ़ेगी, चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की संभावना बढ़ेगी। नंबर 2, इनकमिंग एयर टेम्परेचर। अब आप जानते हैं कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को सक करते। चार्ज को सक करने का मतलब क्या है सर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो कार्बोरेटर में तैयार होता है उसको हम सक करते। तो जो एयर है वो कहां से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है।
तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वही इनकमिंग एयर का टेम्परेचर होगा। तो अगर इनकमिंग एयर का टेम्परेचर 5 डिग्री है, जाड़ा है जैसे इस वक्त मान लीजिए दिसंबर है, 10 डिग्री है, तो आने वाली एयर 10 डिग्री की है। परंतु गर्मी है, मान लीजिए जून है, तो आने वाली एयर 10 डिग्री की नहीं होगी। जून में टेम्परेचर इलाहाबाद में, हमारे प्रयागराज में या यूपी में 40 डिग्री से ऊपर होता है, तो उस वक्त आएगी 40 डिग्री की। तो इनकमिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो डिटोनेशन ज्यादा होगा। तो इनकमिंग एयर का टेम्परेचर अगर हाई है तो डिटोनेशन ज्यादा होगा। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि समर और विंटर में कंपेयर करें तो समर में चूंकि इनकमिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिटोनेशन की संभावना ज्यादा होगी। विंटर में चूंकि इनकमिंग एयर का टेम्परेचर कम होगा तो संभावना कम होगी। क्यों होगी, कैसा होगा, अभी और एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी चीज है इंजन पे लोड। अब इंजन पे लोड का मतलब समझिए बेटा। हमने मान लीजिए कहा कि ये इंजन 10 किलोवाट का है। अगर हम कहते हैं ये इंजन 10 किलोवाट का है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि इस इंजन की ताकत है, इसकी ब्रेक पावर 10 किलोवाट है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कि सर इसका मतलब है ये इंजन अधिकतम जब अपने 100% लोड पे चलेगा, जब अपने 100% लोड पे चलेगा तो ये 10 किलोवाट ताकत देगा। लेकिन मान लीजिए इंजन 50% लोड पे चलेगा, 50% लोड पे चलेगा तो 5 किलोवाट देगा। अगर ये इंजन 20% लोड पे चलेगा तो मानी बात है 2 किलोवाट देगा। तो अगर इंजन पे लोड बढ़ता जाएगा, जब लोड बढ़ता जाएगा तो उसका आउटपुट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कोई 10 किलोवाट का इंजन है तो 20 किलोवाट नहीं दे सकता। जैसे आपने पूछा कि सर आपका कितनी कैपेसिटी है, मैंने कहा मेरी कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ाने की है। अच्छा सर, कोरोना काल में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा घर पे थे, घर से बाहर निकलने ही नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त कृष्णानी जी नामक इंजन कितने लोड पे काम कर रहा था? 0% लोड पे। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, मेरी कैपेसिटी कितनी थी? 10 घंटे पढ़ाने की है पर डे। मैं 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ा सकता हूं, मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, मान लीजिए। फिर क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हम लोग स्टूडियो में आने लगे, दिन भर में 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया तो मेरा इंजन कितने पे आ गया? 10% लोड पे आ गया। अब क्या है, आजकल ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो गई है तो मैं 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इंजन कितने पे आ गया? 30% लोड पे आ गया है। मान लीजिए एक क्लास में और शुरू कर दूं 2 घंटे की, 5 घंटे पढ़ाने लगूं तो इंजन किस पे आ गया? 50% लोड पे आ गया। लेकिन मैं मैक्सिमम कितना पढ़ पाऊंगा? 10 घंटे। तो उस वक्त क्या होगा, मेरे ऊपर लोड 100% होगा। तो अब इंजन पे लोड कितना है, मतलब इंजन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो इंजन अगर 2 किलोवाट पे चलेगा तो डिटोनेशन की संभावना कम होगी। इंजन 5 किलोवाट लोड पे चलेगा तो इंजन में डिटोनेशन की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। इंजन 10 किलोवाट पे चलेगा तो इंजन में डिटोनेशन की संभावना और ज्यादा होगी। मतलब इंजन पे लोड बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। यह है तीसरा फैक्टर। चौथा है स्पार्क प्लग का एडवांस। अब हम सब जानते हैं कि सक्शन के दौरान चार्ज का सक्शन होता है, कंप्रेशन के दौरान चार्ज का कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान चार्ज का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, परंतु इसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है कि चार्ज अपने आप जल जाए। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के टीडीसी से पहुंचने से कुछ पहले हम चिंगारी देते हैं, टीडीसी से 10 डिग्री पहले या टीडीसी से 20 डिग्री पहले या टीडीसी से 25 डिग्री पहले। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड स्पार्क एडवांस। अगर 10 डिग्री पहले है, अगर स्पार्क एडवांस बढ़ गया मतलब 10 से 20 हो गया, अगर स्पार्क एडवांस और बढ़ गया तो 20 से 30 हो गया। तो स्पार्क एडवांस बढ़ता जाएगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा, स्पार्क एडवांस बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। अब इंजन का टेम्परेचर, बेटा इंजन का टेम्परेचर और इनकमिंग एयर का टेम्परेचर अलग चीज है। इनकमिंग एयर तो वो है जो इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान चार्ज आया है और उस चार्ज में जो बाहर से वायुमंडल से एयर आई है, वो इनकमिंग एयर का टेम्परेचर है। अब ये इंजन का टेम्परेचर है, इंजन की जो बॉडी है। आप जानते हैं इंजन के अंदर जब फ्यूल जलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और हम इस इंजन की एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग करते हैं। अब मान लीजिए हमारा कूलिंग सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, किन्हीं कारणों से इंजन की कूलिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, इंजन की जो वॉल है, सिलेंडर की जो दीवार है वो गर्म रहेगी। तो यहां पे इंजन का टेम्परेचर का मतलब है हमारा जो इंजन है उसके टेम्परेचर से मतलब है। इंजन का टेम्परेचर अगर हाई है या कह दीजिए कूलिंग अच्छी काम नहीं कर रही है तो इंजन का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, या इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कार्यकारी तापमान ज्यादा रहेगा तो डिटोनेशन ज्यादा होगा। सपोज कीजिए इंजन की कूलिंग बढ़िया नहीं काम कर रही तो इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज्यादा। इन पांचों कारणों के बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेन नंबर, सर ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने कहा अभी तो हम लोग जानते ही नहीं है ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, लेकिन
आगे देखेंगे। तो ऑक्टेन नंबर अगर बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो डिटोनेशन घटेगा। ओके सर। सर इंजन की स्पीड, मैंने कहा मान लीजिए कोई इंजन है, ऐसा इंजन जो 3000 आरपीएम पे चल रहा है, और एक दूसरा इंजन है, ये 10 किलोवाट का इंजन है, पेट्रोल इंजन, जो 3000 आरपीएम पे चल रहा है। क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन क्या है, 1 मिनट में 3000। और दूसरा इंजन है 10 किलोवाट का, लेकिन वो 5000 आरपीएम पे चल रहा है। तो आरपीएम ज्यादा है। अगर इंजन की स्पीड ज्यादा है मतलब क्रैंकशाफ्ट की स्पीड ज्यादा है। अगर इंजन का आरपीएम ज्यादा है, इंजन की स्पीड ज्यादा है, तो डिटोनेशन घटेगा। ओके सर। सर टर्बुलेंस क्या है? मैंने कहा टर्बुलेंस होता है बेटा रैंडम मोशन ऑफ द एयर। इंजन सिलेंडर के अंदर तुमने एयर को सक तो कर लिया, चार्ज को सक तो कर लिया। चार्ज में क्या है? पेट्रोल और एयर। अभी जो फ्लूइड है जो अंदर आ रहा है, इस फ्लूइड का जो अंदर फ्लो हो रहा है बेटा, फ्लूइड में या हाइड्रोलिक्स में आप पढ़ते हो लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, है ना, ट्रांजिशन फ्लो, और वहां पे पढ़ते हो रेनॉल्ड नंबर। तो टर्बुलेंस क्या होता है? रैंडम मोशन ऑफ द एयर। तो अगर रैंडमनेस ज्यादा है, जो एयर है वो तितर बितर होकर भाग रही है तेजी से, टर्बुलेंस ज्यादा है। अगर टर्बुलेंस ज्यादा है तो डिटोनेशन घटेगा। ये फैक्टर है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्चर या नमी या आर्द्रता। तो हमारी जो वायु होती है उसमें नमी अगर ज्यादा है, तो कैसे? मैं देखो बेटा, जून के महीने में टेम्परेचर हाई होता है परंतु एयर सूखी होती, लेकिन अगस्त आते आते, सितंबर आते आते टेम्परेचर गिर जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसमें नमी बढ़ जाती है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है? एयर में नमी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब मॉइस्चर अगर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो डिटोनेशन घट जाएगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो डिटोनेशन घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 5 तक के अगर फैक्टर बढ़ेंगे तो ये डिटोनेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर 6 से 8 तक के फैक्टर बढ़ेंगे तो डिटोनेशन को गिराएंगे। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके इंजन में डिटोनेशन ना हो तो कंप्रेशन रेशियो को कम रखिए, इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को कम रखिए, इंजन लोड को कम रखिए, स्पार्क प्लग एडवांस को बहुत ज्यादा एडवांस मत कीजिए, कम रखिए, इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम रखिए, मतलब बढ़िया कूलिंग करिए। इसके बारे में भी एक एक पॉइंट पे फिर से बात करें अच्छी तरह से। फिलहाल हमने देखा कि इन फैक्टर्स के बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है, इन फैक्टर्स के बढ़ने से डिटोनेशन घटता है। सर ये 10वें के आगे आपने कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा 10वां जो है बड़ा अजीब तरह से व्यवहार करता है। शुरू में क्या होता है? शुरू में ये फैक्टर बढ़ता है, जब शुरुआत में स्टार्टिंग में जब ये बढ़ता है तो डिटोनेशन बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते डिटोनेशन अपने पीक पे आता है। उसके बाद अगर ये फैक्टर बढ़ता है तो डिटोनेशन घटता है। सर ऐसा? मैंने कहा हाँ। तो ये जरा अजीब तरह से व्यवहार करता है। सर ऐसा क्यों? हमने कहा थोड़ा सा समझने की आगे कोशिश। अब एग्जाम में यही चीजें घुमा फिरा के वो पूछता है। अब इनमें से एक एक फैक्टर को मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। अगर आपने कंबस्चन थ्योरी का बेस बनाया है मेरे साथ साथ, जो मैंने बनाया है बहुत धीरे धीरे, अगर वो आपके समझ में आया है तो विश्वास कीजिए बहुत आसान शब्दों में ये आप समझ जाएंगे किसके बढ़ने से या किसके घटने से क्या होता। आइए हम लोग इन फैक्टर्स को एक एक करके समझने की। आइए बेटा, अब देखिए बेटा, हमारे आईसी इंजन में एक बुक आती है जिसको हम लोग कहते हैं माथुर शर्मा। माथुर शर्मा साहब की बुक है। उस माथुर शर्मा साहब की बुक में ये आप कह लीजिए डायग्राम, फिगर, जो भी कहिए, डायग्राम दिया। इस डायग्राम में इन्होंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है? इंटेंसिटी ऑफ नॉक इंक्रीजेस, मतलब डिटोनेशन। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, नॉक का मतलब वो खड़खड़ाने की आवाज, इंक्रीजेस मींस डिटोनेशन इंक्रीजेस, इस पे लिया है। और इधर लिया है ऑल फैक्टर्स इंक्रीजिंग, मतलब जिस भी फैक्टर को आप डिस्कस कर रहे हैं वो इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ नॉकिंग बढ़ रही है। अब देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, उस हिसाब से हम लोग जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग आगे आ रहे हैं यहां पे, ओके। अब देखिए सबसे पहले फैक्टर बढ़ते हैं तो डिटोनेशन बढ़ता है, इसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। अब देखिए डायग्राम में कंप्रेशन रेशियो, ये अब जरा देखिए, जब अब कंप्रेशन रेशियो, जिस वक्त कंप्रेशन रेशियो का मान मान लीजिए 2 था तो डिटोनेशन इतना था।
कंप्रेशन रेशियो का मान मान लीजिए 4 हो गया तो डिटोनेशन इतना हो गया। कंप्रेशन रेशियो का मान लीजिए 8 हो गया, 6 हो गया तो डिटोनेशन इतना हो गया। कंप्रेशन रेशियो का मान लीजिए 10 हो गया तो डिटोनेशन इतना हो गया। कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए 12 हो गया तो डिटोनेशन इतना हो गया। अब 12 से ज्यादा हो गया, डिटोनेशन और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि कंप्रेशन रेशियो का मान बढ़ता जाएगा तो डिटोनेशन बढ़ता जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए बेटा, हमने क्या किया है, हमने कोशिश की है, फिर से देखिए, फैक्टर बढ़ेंगे तो डिटोनेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। तो ये कर्व कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये इधर एक्स पे बढ़ा है तो ये वाई पे भी बढ़ रहा है। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंजन का टेम्परेचर मतलब इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसके बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है। एयर टेम्परेचर, कौन सा, इनकमिंग एयर टेम्परेचर, जो अंदर एयर आ रही है उसके आने से जो आने वाला एयर है उसका टेम्परेचर जाता है तो डिटोनेशन बढ़ता है। इंजन पे लोड बढ़ता है तो डिटोनेशन बढ़ता है। स्पार्क प्लग का एडवांस बढ़ता है तो डिटोनेशन बढ़ता है। इसका मतलब रेड लाइन क्या दिखा रही है, फैक्टर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। हमने दिखा दिया रेड से। अब आपसे पूछता है सपोज, अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे आपसे हम पूछते हैं किसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो 10 था, बताइए सर कंप्रेशन रेशियो बढ़ा के 12 कर दिया है तो डिटोनेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया, 10 था पहले, अब 12 कर दिया, तो 12 कर देने का मतलब डिटोनेशन हो जाएगा। 12 की जगह 12.5 भी कर दो तो हो सकता है डिटोनेशन ना हो। लेकिन जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उस फैक्टर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बाकी चीजें स्थिर हैं। मतलब दो इंजन हैं, दोनों में इनकमिंग एयर 10 डिग्री की आ रही है, दोनों में इंजन पे लोड 2 किलोवाट है, दोनों का एयर टेम्परेचर सेम है, दोनों का स्पार्क प्लग एडवांस सेम है, बस बाकी सारे फैक्टर सेम हैं। अगर इसका कंप्रेशन रेशियो 10 है और इसका 12 है तो बताइए डिटोनेशन की संभावना किस में ज्यादा होगी, 12 में। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से क्या होगा, अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हैं तो इसका मतलब जब हम किसी फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे दोनों इंजन के लिए। सिर्फ उस फैक्टर के बढ़ने या घटने से क्या होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कंप्रेशन रेशियो किसी इंजन का 10 से 12 कर दिया तो बताओ क्या होगा। सर ये तो निर्भर करेगा स्पार्क प्लग का एडवांस कितना है, ये तो निर्भर करेगा इंजन पे लोड कितना है, ये तो निर्भर करेगा ऑक्टेन नंबर कितना। मैंने कहा वो सब सेम है, मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ बताओ कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से 10 से 12 कर दे। तो आपने कहा सर अगर 10 से 12 कर देंगे तो कंप्रेशन रेशियो 10 था, 10 से 12 हो गया, कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया तो नॉकिंग बढ़ गई या डिटोनेशन बढ़ गया। तो रेड से हमने क्या दिखाया है, अगर वो फैक्टर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा, लेकिन इस पे कंडीशन क्या है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हो। ठीक है, ओके, आगे चले। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए बेटा, ब्लू कलर से अगर फैक्टर बढ़ेगा तो डिटोनेशन घटेगा। जरा देखिए ऑक्टेन नंबर, इधर देखिए ऑक्टेन नंबर ये था, मान लीजिए क्या होता है अभी देखेंगे, मान लीजिए 60 था तो डिटोनेशन ये था, ऑक्टेन नंबर 70 हो गया, 60 से 70 हो गया तो डिटोनेशन घट गया, 70 से 80 हो गया तो डिटोनेशन और घट गया, 80 से 90 हो गया डिटोनेशन और गया। मतलब इसके आगे बढ़ने से ये फैक्टर घट रहा है, मतलब एरो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ब्लू कलर से आप क्या देख रहे हैं, जरा समझिएगा बेटा, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं उन फैक्टर्स को जिनके बढ़ने से डिटोनेशन घटता है। तो ऑक्टेन नंबर के बढ़ने से डिटोनेशन घट रहा है, इंजन की स्पीड बढ़ने से डिटोनेशन घट रहा है, इंजन में टर्बुलेंस बढ़ने से डिटोनेशन घट रहा है, इंजन की जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ने से डिटोनेशन। सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा सब कुछ अभी 2 मिनट में 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, आपके पास सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। सिर्फ पहले समझिए किन किन फैक्टर्स पे हम फोकस करेंगे। सर आप इन सारे फैक्टर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मेरे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ओके, अब सर कुछ और बच गया, मैंने कहा एक काली काली लाइन दिख रही है आपको, एयर फ्यूल रेशियो। अब जरा देखिए ग्रीन कलर से क्या दिखाया है मैंने, ग्रीन कलर कहता है कि फैक्टर बढ़ेगा, मैं ग्रीन कलर कर लूं तो और अच्छा रहेगा ना, ग्रीन कलर से है, ग्रीन वाली बात है तो ग्रीन से होनी चाहिए। ठीक, देखिए फैक्टर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। अब देखिए एयर फ्यूल रेशियो, मान लीजिए एयर फ्यूल रेशियो यहां पे था, एयर 2 थी, फ्यूल 1 था, 2:1, ये है एयर फ्यूल रेशियो, तो डिटोनेशन ये था। एयर फ्यूल रेशियो बढ़ेगा, 5:1 हो गया तो डिटोनेशन ये। एयर फ्यूल रेशियो बढ़ता जा रहा है, डिटोनेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते डिटोनेशन कहां पहुंचेगा, अपने पीक पे पहुंचेगा, मैक्सिमम।
परंतु उससे आगे जाओगे तो क्या होगा? अब अगर इससे आगे जाओगे तो क्या होगा? डिटोनेशन घटने लगेगा। जरा देखिए, फैक्टर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा, बट बढ़ते 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 क्या होगी? उसका पीक आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर उससे भी आगे जाओगे तो क्या होगा? उससे आगे जाओगे तो डिटोनेशन। ये बात को समझ पा रहे हैं? तो अब ये है ग्रीन वाला कलर, एयर फ्यूल रेशियो। अब हमें इन एक एक फैक्टर को थोड़ा डिटेल में समझना। क्यों? तो एग्जाम में आप इन फैक्टर्स को रट नहीं सकते। एग्जाम के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है। उस कॉन्सेप्ट को जोड़िएगा, सारे फैक्टर फट से क्लियर हो जाएंगे। आइए अब हम लोग एक एक फैक्टर को पकड़े और कॉन्सेप्ट बनाएं। बस आपसे रिक्वेस्ट क्या है, फिर से मैं आपसे बता रहा हूं कि जब भी हम किसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे तो उस फैक्टर के बढ़ने से या घटने से डिस्कस करेंगे और बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे, तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। ये नहीं हो सकता सारे फैक्टर डिस्कस कर दे तो क्या होगा? सपोज कीजिए, सर ये बताइए कि अगर हमारे देश की जनसंख्या कम होती तो क्या होता? देखा, अगर हमारे देश की जनसंख्या कम होती तो शायद हम लोग को नौकरी आसानी से मिल जाती। लेकिन इस वक्त हम क्या मान रहे हैं कि हम उतनी ही मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते जो अभी कर रहे हैं। जनसंख्या थोड़ी कम होती तो शायद कंपटीशन थोड़ा आसान होता, हमें जल्दी नौकरी मिल जाती। इसका मतलब बाकी सारी चीजें अगर समान होती, जनसंख्या थोड़ी कम होती तो नौकरी ढूंढने वाले लोग कम होते। हमारे देश में अभी सबसे बड़ी समस्या जो है जनसंख्या की है ना? आई अब जरा हम लोग आगे चलते हैं। सर कौन कौन से फैक्टर है जिनके बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है? मैंने कहा कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन। इसका मतलब फैक्टर बढ़ेगा तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा, इंजन टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। मतलब ये पांचों फैक्टर अगर बढ़े तो डिटोनेशन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर तुम चाहते हो डिटोनेशन ना हो तो इनको मत बढ़ने दो। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। सर इसमें एक एक को एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा आइए हम एक एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब जब हम कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से सर डिटोनेशन कैसे बढ़ जाएगा, ये समझा दीजिए आप। मैंने कहा आइए, डिटोनेशन क्या है हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें बेटा पेन का, तो आपको समझाना आसान रहेगा। सर डिटोनेशन एक तरह से, ये डिटोनेशन जो है सर एक तरह से असामान्य दहन या असामान्य कंबस्चन या एबनॉर्मल कंबस्चन की घटना है। मैंने कहा वो तो है, एबनॉर्मल कंबस्चन होता है तभी डिटोनेशन होता है। डिटोनेशन होता क्या है? तो आपने कहा सर डिटोनेशन में जो हमारा एंड चार्ज है, जो हमारा एंड चार्ज का मतलब स्पार्क प्लग के अपोजिट साइड में सबसे दूर जो चार्ज है वो सर ऑटो इग्नाइट हो जाता है, अपने आप जल जाता है। अपने आप क्यों जल जाता है? क्योंकि सर वो 260 डिग्री पे पहुंच जाता है और ज्वाला वहां तक पहुंच नहीं पाती। और जब ऑटो इग्नाइट होता है तो वो प्रेशर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, अवांछनीय तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं ईश्वर हम लोगों को पानी दे ताकि हमारी सिंचाई ऊंचाई हो, धरती पे जनजीवन चले, लेकिन भगवान कभी कभी नाराज हो जाता है, वो बादल फाड़ देता है, एक जगह पे इतना पानी गिरा देता है कि वहां पे मवेशी इंसान सब बह जाते हैं, मर जाते हैं लोग। तो हम थोड़ी चाहते हैं पानी बादल फट के आए, हम चाहते हैं पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके आए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के शब्दों में बोलिए यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना? लेकिन वो बिल्कुल पॉइंट लोड की तरह एक ही जगह पूरा पानी गिरा देता है, तो वो हम नहीं चाहते। बादल फटे, हम चाहते हैं पानी गिरे। पीछे भी हम बोल चुके हैं इस चीज को। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से सर कैसे होता है? मैंने कहा अब जरा समझिए, अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हैं तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से क्या होगा? अब सपोज कीजिए हमारा इंजन है, आपने सक्शन किया, कंप्रेशन किया, कंप्रेशन के अंत में क्या होगा? स्पार्क प्लग से चिंगारी आएगी, इससे ज्वाला बनेगी, ज्वाला प्रोपोगेट करेगी। अब अगर मान लीजिए हमारा स्पार्क प्लग यहां पे है, तो ये है हमारा एंड चार्ज, ये है हमारा एंड चार्ज। अब समझिए, अब अगर हमारा चिंगारी ए पे आएगी तो डिले पीरियड या इग्निशन डिले 0.002 सेकेंड के लगभग समय लगेगा ज्वाला के बनने में। और जब ज्वाला एक बार बन जाएगी तो क्या होगा? इस तरह से ज्वाला जो है इस चार्ज में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी और क्या करेगी? इस चैम्बर के अंदर, इस कंबशन चैम्बर में जो चार्ज है उसको परत दर परत चलाती चली जाएगी। सबसे आखिरी में कहां पहुंचेगी? सबसे आखिरी में पहुंचेगी यहां एंड चार्ज की तरफ, क्योंकि ये एंड चार्ज स्पार्क प्लग से सबसे दूरी पे है। अब हमने आपको बताया अगर कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए 10 है, कंप्रेशन रेशियो 10 है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टेम्परेचर मान लीजिए कितना होगा? सपोज कीजिए 180 है। अब 180 अगर टेम्परेचर है तो अब यहां चार्ज जलता जाएगा। तो अभी पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, जहां चार्ज जल जाएगा वो जला हुआ हिस्सा, जहां चार्ज नहीं जला वो अनजला हिस्सा, एक बर्न चार्ज एक अनबर्न चार्ज।
बर्न चार्ज से हीट वेव चलेगी, प्रेशर वेव चलेगी। अब इसका टेम्परेचर, चूंकि 10 कंप्रेशन रेशियो था तो इसका टेम्परेचर था 180। अब इतना चार्ज जल चुका है तो इसका टेम्परेचर 180 से बढ़ के कितना हो गया सर? 180 से बढ़ के 210 हो गया। अब 210 हुआ तब तक ये ज्वाला पहुंच गई और आके इसने इसको जला दिया। ये जल गया। और ये जला किससे? ज्वाला के आने से जला। किसी प्रकार का ऑटो इग्निशन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कंप्रेशन रेशियो 10 की जगह 13 होता, 10 की जगह कंप्रेशन रेशियो 13 है। अगर कंप्रेशन रेशियो 13 है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में चार्ज का टेम्परेचर कितना होता? 180 की इससे ज्यादा। सर 180 ज्यादा कितना होता? सर इसका टेम्परेचर होता मान लीजिए 220 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो एंड चार्ज है इसका टेम्परेचर 220 है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। अब जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में 220 है, अब जब यहां पे स्पार्क प्लग चिंगारी आएगी, ज्वाला बनेगी, ज्वाला दौड़ेगी, इस ज्वाला के बर्न पोर्शन से, जले हुए पोर्शन की वजह से क्या होगा? इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये 220 से 260 जाने की संभावना ज्यादा है। 180 से 260 जाना मुश्किल था क्योंकि 180 से 210, 220 जाएगा तब तक ज्वाला पहुंच के जला देगी। लेकिन 220 से 260 जाएगा और ज्वाला वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो हो सकता है 10 पे तो डिटोनेशन नहीं होगा क्योंकि ज्वाला जाके जलाई देगी 210 तक, 220 तक, 230 तक। लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो 10 की जगह 13 है तो क्या होगा? 10 की जगह कंप्रेशन रेशियो 13 है तो जला नहीं पाएगी। सॉरी, 10 की जगह 13 है तो 220 से 260 पहुंचने में कम समय लगेगा और हो सकता है कि ज्वाला वहां तक ना पहुंचे और ये ऑटो इग्नाइट हो जाए। और मान लो 13 पे नहीं भी हुआ, सर 15 कर दे, मैंने कहा 15 कर दोगे तो पक्का है ज्वाला नहीं पहुंच पाएगी, पहले ही जल जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 कंप्रेशन रेशियो करोगे तो अंदर का टेम्परेचर 240 पहले ही है। 240 पहले ही अब चिंगारी आएगी तो क्या होगा? अभी वो फ्लेम थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी और एंड चार्ज 260 पे पहुंच के जल गया। इसका मतलब अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हैं तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एंड चार्ज का तापमान ज्यादा होता है। जब एंड चार्ज का तापमान ज्यादा होता है तो क्या होता है? उसको 260 पहुंचने में कम समय मिलता है। जब उसको 260 पहुंचने में कम समय मिलेगा, इतनी देर में फ्लेम पहुंच नहीं पाएगी। फ्लेम पहुंच नहीं पाएगी, वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो जब भी ज्यादा होगा, चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की संभावना ज्यादा रहेगी अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हों। तो इसका मतलब इसीलिए कहते हैं पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो हम जनरली 6 से 12 रखते हैं। 12 से ऊपर रखेंगे तो आपको ध्यान होगा, ऑटो साइकिल सिखाती है कंप्रेशन रेशियो 12 से 13 कर दो, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 13 से 15 कर दो, थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, लेकिन डिटोनेशन का खतरा पैदा हो जाएगा। अब आप समझ पाए हैं कि 12 से ऊपर कंप्रेशन रेशियो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर 12 से ऊपर कंप्रेशन रेशियो रखेंगे तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ जाएगी एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? हमें हर फैक्टर को जब अध्ययन करना है तो हमें हर फैक्टर को अध्ययन करते वक्त इस एंड चार्ज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन करना है। बस एंड चार्ज के ऊपर प्रभाव का अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो 6 है, एंड चार्ज का टेम्परेचर जो है, और कंप्रेशन रेशियो 12 है, एंड चार्ज का जो टेम्परेचर है, और कंप्रेशन रेशियो 15 है तो जो एंड चार्ज का टेम्परेचर है। एंड चार्ज का जो टेम्परेचर है 15 कंप्रेशन रेशियो पे ज्यादा है, 6 पे कम है, तो ज्वाला के यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके 260 पे पहुंचने की संभावना कतई नहीं है, परंतु उसके 260 पे पहुंचने की संभावना प्रबल है। इसका मतलब क्लियर हो गई होगी बात। हो गई तो अच्छा, और नहीं हुई तो और अच्छा। इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, मेरी क्षमता इससे ज्यादा नहीं है बेटा। आइए, तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से हमने देखा कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाएगा तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ती जाएगी। आइए दूसरे फैक्टर को देखिए। अब सर इंजन टेम्परेचर। अब बेटा इंजन टेम्परेचर का मतलब है यहां पे इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इंजन की दीवार। अब बेटा आप हम लोग सब जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलता है। फ्यूल जलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट पैदा होती है। इस हीट को पाके हमारे पिस्टन की रिंग एक्सपेंड कर जाएगी और चिपक जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंजन के अंदर जो हीट पैदा हो उस प्रेशर से पिस्टन तो नीचे आए क्योंकि उसमें बल लगे, लेकिन इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है फटाफट ये एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट हो जाए ताकि हमारे अंदर ओवर हीटिंग की समस्या ना आए। तो हम लोग करते क्या है, हमारा जो सिलेंडर होता है उसके दीवारों के ऊपर या तो पंखड़ी बना देते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं फिन्स अगर हम एयर कूलिंग कर रहे हैं, या उसके अंदर हम लोग दीवार पर 2 दीवार बना देते हैं और बीच में पानी का इंतजाम कर देते हैं जिसको बोलते हैं वाटर जैकेट। तो इसका मतलब हम इंजन में वाटर कूलिंग या एयर कूलिंग का इंतजाम रखते हैं। अब किन्हीं कारणों से जो हमारी ये एयर कूलिंग है और जो हमारी वाटर कूलिंग है, सपोज कीजिए ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है,
मान लीजिए हमारा इंजन जो है वो वाटर कूल्ड है और जो हमारा पंप है जिसका काम था दीवार के बीच में जैकेट में पानी भेजना, वो खराब हो गया। तो पानी तो आ नहीं रहा है। जब पानी नहीं आ रहा है तो क्या होगा? इंजन ओवरहीट कर जाएगा। जब इंजन ओवरहीट कर जाएगा तो इस दीवार का टेम्परेचर सामान्यतः रहता था 200 डिग्री, लेकिन हमारा कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री दीवार का टेम्परेचर। अगर दीवार का टेम्परेचर 400 डिग्री है तो सक्शन में जो बाहर से चार्ज आएगा उसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो एंड चार्ज है, अब उस एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की संभावना उसके 260, देखिए बेटा, जब दीवार 200 पे थी तो हमारा एंड चार्ज जो ऑटो इग्नाइट होता, और जब दीवार 400 पे है, जब दीवार 400 पे है का मतलब कंप्रेशन होने से पहले ही जो एयर आई है वो एक तरह से टच कर गई है दीवारों को, और दीवार को टच करते ही उस एयर का टेम्परेचर 400 हो गया। अब जब कंप्रेशन करेंगे तो 400 तो ज्यादा भूल गया मैं, तो इसका मतलब जस्ट है कि अगर 200 है और ये 220 है, अगर 220 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 220 है तो इसका मतलब है कि उसको एंड चार्ज के 260 पहुंचने में कम समय लगेगा। एंड चार्ज के 260 पहुंचने में कम समय लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्वाला वहां तक पहुंचेगी, इससे पहले वो हो सकता है जल जाए। तो हमें इंजन का टेम्परेचर, इसका मतलब अच्छी कूलिंग करनी चाहिए। अगर एफिशिएंट कूलिंग नहीं होगी, इंजन की कूलिंग बढ़िया नहीं हुई तो डिटोनेशन संभावना ज्यादा होगी। इसको दूसरे तरह से पूछे, एक इंजन में कूलिंग का इंतजाम कर रखा है आपने, लेकिन समर में क्या होगा? टेम्परेचर हाई रहता है तो कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है तो कूलिंग अच्छी होती है। तो समर और विंटर में कंपेयर करें, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है, तो किस वक्त डिटोनेशन की संभावना ज्यादा होगी? सर समर में ज्यादा होगी। समर में कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, चूंकि एटमॉस्फेयर 40 पे है, अंदर टेम्परेचर जो भी हो तो डेल्टा टी कम होता है। लेकिन जाड़े में क्या होता है कि टेम्परेचर बाहर 10 है, अंदर वही टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी ज्यादा होता है। डेल्टा टी ज्यादा होता है तो उतने ही समय में ज्यादा हीट निकलती है। जब इंजन से ज्यादा हीट निकलती है उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, हम लोग गर्मी में क्या होता है? माथा गर्म रहता है, ठीक है, हीट डिसिपेट नहीं हो पाती है जल्दी, तो हम लोग का माथा गर्म रहता है, गुस्सा ज्यादा रहता है। जाड़े में उतना गुस्सा नहीं आता। ठीक, ओके। तो इंजन का टेम्परेचर हाई होगा तो अब दूसरा फैक्टर देखा हम लोगों ने, इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा। इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉर्मली इंजन का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? सर कूलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, कूलिंग सिस्टम फेल कर जाएगा, तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर। आइए बेटा हम लोग तीसरे फैक्टर को देखने की कोशिश करें। तीसरा फैक्टर है इनकमिंग एयर का टेम्परेचर। देखिए बेटा, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर का मतलब यह है कि इनलेट वॉल्व से यहां जो कार्बोरेटर है इसमें जो मिक्सचर बना है, इसमें आई है एयर और एक तरफ से आया है पेट्रोल। कार्बोरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों का क्या हुआ है? यहां पे होमोजेनियस मिक्सचर बना है। ये मिक्सचर जो बन के आया है, अब अगर हमारे इनकमिंग एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है जून में और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है दिसंबर में, तो किस वक्त अंदर जो एयर आएगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी? जून में। और अगर वो हाई टेम्परेचर पे एयर सक्शन में आई है तो कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन के बाद 10 डिग्री वाली जो एयर है दिसंबर में, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद टेम्परेचर बनेगा मान लो 180, और यहां 40 वाली का बनेगा 210। अब इस 210 वाले के 260 में पहुंचने की संभावना ज्यादा है, ज्वाला पहुंच नहीं पाएगी, ये जाके जला सकती है। बट ये जब तक 260 पहुंचेगी काफी समय मिलेगा, ज्वाला यहां तक पहुंच पाएगी। तो इनकमिंग एयर टेम्परेचर, तो समर के केस में एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिटोनेशन की संभावना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विंटर। ठीक है, इतनी बात को पकड़ पा रहे हैं? इसको सर विंटर समर में डिटोनेशन होगा? नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं, समर में संभावना ज्यादा होगी। अरे समर में 40 क्या, समर में हो सकता है 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, समर में हो सकता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए। कभी फिलहाल होता नहीं है, 58 से ऊपर हुआ नहीं है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर धरती पे कभी भी टेम्परेचर नहीं हुआ है। बट मान लो 70 हो जाए तो डिटोनेशन हो जाएगा सारे इंजन। मैंने कहा नहीं, अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाए और तुमने कंप्रेशन रेशियो 7 रखा है, कंप्रेशन रेशियो 7 रखा है तुमने, तो कंप्रेशन रेशियो 7 रखने से डिटोनेशन दबेगा और एयर टेम्परेचर 70 होने से बढ़ेगा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाएगा। तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी फैक्टर तो बाकियों को स्थिर मान रहे हैं। मान लीजिए एयर टेम्परेचर बढ़ जाए बट कंप्रेशन रेशियो घट जाए, इंजन टेम्परेचर घट जाए, तो बाकी फैक्टर अगर बैलेंस कर दे तो चलेगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने बेटा देखा कि अगर हमारे इनकमिंग एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। इनकमिंग एयर 20 डिग्री, इनकमिंग एयर 30 डिग्री, इनकमिंग एयर 40 डिग्री, इनकमिंग एयर 50 डिग्री, तो 50 डिग्री की इनकमिंग एयर होगी तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ेगी। लेकिन बाकी फैक्टर्स अगर घटा दिए जाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी को स्थिर मानते हुए, बाकी को घटाते हुए नहीं।
तीसरे के बाद आते हैं चौथी चीज, सर इंजन पे लोड। मैंने कहा बेटा देखो, इंजन पे लोड का मतलब क्या है समझना। इंजन अभी 10 किलोवाट का है और वो पैदा कर रहा है 5 किलोवाट। अगर इंजन को 5 किलोवाट पैदा कर रहा है तो अंदर एक निश्चित मात्रा में फ्यूल जाएगा, वो जलेगा तो अंदर हीट पैदा होगी। लेकिन अगर इंजन से आप 2 किलोवाट पैदा कर रहे हैं तो इंजन में फ्यूल कम जाएगा, इस केस में थोड़ा ज्यादा जा रहा है। और अगर इंजन से आप 10 किलोवाट पैदा कर रहे हैं तो इंजन में फ्यूल और ज्यादा जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा हीट, क्योंकि ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा हीट एनर्जी होगी, वही तो वर्क बनेगी। जब ज्यादा फ्यूल जाएगा अंदर तो मानी बात है हीट एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। जब हीट एनर्जी ज्यादा पैदा होगी तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा। अंदर टेम्परेचर अगर ज्यादा है कंबशन के बाद तो क्या होगा, सीधी बात है एंड चार्ज के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो जिस वक्त लोड ज्यादा हो, जब ज्यादा काम होता है तो गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि लोड बहुत है, ऊपर से कोई कुछ कह दे। उस वक्त मान लीजिए लोड, तो जिस वक्त लोड बहुत होता है हम थोड़ी सी बात से भी बिदक जाते हैं, और अगर खाली बैठे हैं तो कोई कुछ कह भी देगा तो आराम से कर देंगे। तो लोड जब इंजन के ऊपर होता है, जब एग्जाम आ जाता है सर के ऊपर, उसी वक्त माता जी ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ काम बता दिया, भाई ने भी कुछ कह दिया, फट पड़ते हैं कि इतना ऐसे एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से लोग भी परेशान किए हुए हैं। परसों एग्जाम है, कहने पहले ये करो, पहले वो करो, पहले वो करो, ये भी कर दो। तो इंजन पे जब लोड ज्यादा होगा उस वक्त ज्यादा लोड को पाने के लिए ज्यादा फ्यूल जलाएंगे, ज्यादा फ्यूल जलाएंगे तो ज्यादा हीट पैदा होगी, ज्यादा हीट पैदा होगी तो एंड चार्ज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और उस एंड चार्ज का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मानी बात है कि उसके ऑटो इग्नाइट होने की संभावना ज्यादा होगी। इंजन पे लोड। अब बेटा आया स्पार्क प्लग एडवांस, इसको मैं पीछे आपको एक बार एक्सप्लेन कर, आइए सीधे मैं आपको वहां ले चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन ले नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वाली स्लाइड नहीं है ये। आइए, स्पार्क प्लग के एडवांस बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कोई बात नहीं। आइए सपोज कीजिए मैंने शुरुआत कैसे की, मैंने ब्लैक कलर ले लिया और ब्लैक कलर लेके मैंने बेस बनाया। ये मेरा क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, और यहां पे वाई, इधर क्या है प्रेशर। वास्तव में देखिए बेटा हम लोग पी थीटा डायग्राम में यहां प्रेशर दिखाते हैं, बट प्रेशर के साथ साथ यहां पे टेम्परेचर भी आप मान सकते हैं, प्रेशर भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है इस तरह। ये हमारा क्या है टीडीसी, इधर से कहां से आ रहे हैं बीडीसी, जा कहां रहे हैं बीडीसी। अब जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंशन कर्व होता है, सपोज कीजिए हम रेड कलर से पहले दिखाते हैं, हमारा एक्चुअल कंप्रेशन कर्व कुछ इस तरह से होता है। अब अगर हमने यहां पे स्पार्क प्लग से एडवांस किया, ये हमारा मान लीजिए 1 है, तो चिंगारी अगर 1 पे आती है तो चिंगारी आते ही फ्यूल नहीं जल जाता है, प्रेशर बढ़ना शुरू नहीं हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल जलने लगते हैं और ज्वाला का निर्माण होता है। कुछ देर बाद ज्वाला बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं 2। अब हमने अगर 1 पे चिंगारी दी है तो हमारा स्पार्क एडवांस कितना है, इतना है। सपोज कीजिए ये स्पार्क एडवांस हमारा है 30 डिग्री, तो हमने स्पार्क एडवांस रखा है 30 डिग्री। इग्निशन डिले में टाइम लगा है 1 से 2 का जो पीरियड है, और फिर 2 से एक्चुअल कंबशन शुरू हुआ है और 3 पे हमें पीक मिला है। और अगर हम यहां से थोड़ा सा खींच के दिखाना चाहें आपको तो दिखा सकते हैं ब्लैक कलर से, ये हमारा एक्चुअल नॉन फायरिंग कर्व है। कहने का मतलब अगर हमारा फ्यूल न जलता तो 1 से 2 पे तो हम कंप्रेशन कर्व पे चलेंगे, लेकिन हमारा चूंकि फ्यूल 2 पे जलने लगा, 2 पे ज्वाला बन चुकी है, तो 2 से 3 अब हमारा 1 2 3, अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो नाउ 1 2 3 4 क्या है सर, 1 2 3 4 हमारा एक्चुअल कंबस्शन प्रोसेस है। यदि चिंगारी को टीडीसी से 30 डिग्री पहले दिया जाता है तो पीक कहां मिलता है सर, पीक टीडीसी से कुछ देर बाद मिलता है, और उस वक्त हमारा टेम्परेचर प्रेशर ये है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर इनसाइड द इंजन फ्यूल के जलने के बाद टेम्परेचर प्रेशर ये है, इसी टेम्परेचर प्रेशर का प्रभाव तो पड़ेगा ना एंड चार्ज पे। लेकिन मान लीजिए आपने अपने स्पार्क प्लग को 30 की जगह थोड़ा पहले कर दिया। अब अगर आपको मैं ग्रीन कलर से दिखाना चाहूं तो मैं दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए आपने इस स्पार्क एडवांस को यहां ना करके थोड़ा और पहले कर दिया। अब आपने मान लीजिए चिंगारी को यहां पे 1 पे डाल दिया। अब आपने अपना स्पार्क एडवांस 30 डिग्री की जगह मान लीजिए 40 डिग्री कर दिया, मींस टीडीसी से 40 डिग्री पहले आपने चिंगारी दे दी। अगर टीडीसी से 40 डिग्री पहले चिंगारी दे दी तो क्या होगा, चिंगारी देते ही फ्यूल जल जाएगा? नहीं सर, चिंगारी देने के बाद समय लगेगा। क्या बोलते हैं उसको, इग्निशन लैग। और ये किस पे निर्भर करेगा, कई चीजों पे निर्भर करेगा। हो सकता है जब 1 पे चिंगारी दी थी तो जो समय लगा था उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा ही समय लगे। क्यों सर, अब की बार आपने इसी समय पे चिंगारी दे दी, अभी अंदर प्रेशर टेम्परेचर उतना हाई नहीं है। पिछली बार आपने थोड़ा पहले दी थी, इसके आगे दी थी तो अंदर प्रेशर टेम्परेचर हाई था,
तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ इग्निशन डिले लगेगा। सपोज कीजिए 1 से 2 तक का टाइम लगा इग्निशन डिले में। अब 1 से 2 तो इग्निशन डिले लगा, इसके बाद क्या होगा, कर्व उठना शुरू करेगा। अब जब ये कर्व उठना शुरू करेगा तो इसका पीक जानते हैं क्या होगा, इसका पीक इससे ऊपर आएगा और इससे पहले आएगा। इसका मतलब नाउ दिस विल बी योर पीक और दिस विल बी योर पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर। तो अगर आपने इसको थोड़ा और पहले वो किया है तो आपका जो पीक आएगा वो पहले आएगा जहां पे टीडीसी के बाद आया था और उससे थोड़ा ऊपर आएगा। इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है। अब उसको जो नींद का झोंका है वो कब आएगा? सर उसको नींद का झोंका मान लीजिए रात में 10 बजे आ रहा है, पहला झोंका जोरदार। अगर वो बच्चा 5 जगह 7 बजे उठा होता तो कब आता? झोंका नींद का 10 बजे नहीं आता, वो 11 बजे आता। लेकिन कोई बच्चा 4 बजे उठा है तो उसको बताओ नींद का झोंका कब आएगा? 12 बजे नींद का पहला झोंका आएगा कि 9 बजे आएगा? उसको 9 बजे आएगा। इसका मतलब जब आप जितना पहले करेंगे इग्निशन डिले लेगा, बट उसका जो पीक होगा वो और टीडीसी के पास आएगा। सर 40 से भी पहले कर दीजिए और ऊपर आएगा। मैंने कहा आप समझिए, 40 से ऊपर पहले कर देंगे तो ये पीछे तो आएगा, हो सकता है टीडीसी पे आए, हो सकता है इसके भी पीछे चला जाए। परंतु अगर इसके पीछे चला गया तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अगर पीछे चला गया तो समझिए जो पीक प्रेशर है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ही आ गया, मतलब इस कंप्रेशन का ही विरोध करने लगेगा वो प्रेशर। ओके, अब यहां पे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने स्पार्क एडवांस को 30 डिग्री से 40 डिग्री कर दिया है तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहा है। सर तो अच्छी बात है ना कि अंदर जो टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो इंजन के ऊपर जो पिस्टन पे फोर्स लगता है इंडिकेटेड पावर निकालते वक्त, पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया तो फिक्स है सर, तो ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा यस, आपने स्पार्क एडवांस बढ़ाया है। अगर स्पार्क एडवांस बढ़ाएंगे, मेरी बात को समझिएगा, यदि स्पार्क एडवांस को बढ़ाएंगे, स्पार्क एडवांस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सर इसका रिजल्ट होगा कि जो हमारा पीक प्रेशर है और पीक टेम्परेचर है ये दोनों बढ़ेगा। मैंने कहा यस, इसीलिए हमारा ग्रीन वाला 3 पॉइंट जो है रेड वाले 3 पॉइंट की तुलना में ऊपर है। रेड वाला 3 पॉइंट नीचे है, ग्रीन वाला 3 पॉइंट ऊपर है। तो ये तो अच्छी बात है ना? मैं कहा बिल्कुल अच्छी बात है, पावर के दृष्टि से अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा पावर मिलने की संभावना है अगर तुम। लेकिन अगर पीक टेम्परेचर अंदर ज्यादा होगा तो एंड चार्ज तक ज्वाला के पहुंचने से पहले इस एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि अगर आपके कंप्रेशन स्ट्रोक में चार्ज जला, चार्ज जलने के बाद यहां जो टेम्परेचर आया वो टेम्परेचर अगर हाई है तो क्या होगा, उस हाई टेम्परेचर की वजह से एंड चार्ज पे दबाव ज्यादा पड़ेगा। अगर सारे मित्रों को नौकरी मिल गई, सिर्फ आपको नहीं मिली तो क्या होगा? और कुछ मित्रों को नौकरी मिली, आपको नहीं मिली, तो कुछ मित्रों को मिली है 10 में से, कुछ को मिल गई 2-3 को, 7 को नहीं मिली तो दबाव कम है। और 10 में से 9 को मिल गई और आप ही को नहीं मिली तो क्या होगा, दबाव बहुत ज्यादा होगा। तो अगर पीक टेम्परेचर हाई है, बात तो अच्छी है, 10 में से 9 को नौकरी मिल गई है तो 9 बार दावत खाने का मौका मिलेगा, लेकिन दबाव ज्यादा होगा। और 10 में से 3 को नौकरी मिली है तो दावत 3 बार खाने को मिलेगी, लेकिन दबाव भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम ही थोड़ी है, 7 लोगों को और नौकरी नहीं मिली है, अभी हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब स्पार्क एडवांस बढ़ाने से पीक प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होगा। पीक प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होने से समझ में आ रही है बात, पावर की दृष्टि से अच्छी बात है, पावर बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से डिटोनेशन भी बढ़ेगा। तो डिटोनेशन की दृष्टि से, नॉकिंग की दृष्टि से ये बुरी बात है। तो स्पार्क एडवांस को बढ़ाने से 30 की जगह 40 कर दोगे तो पीक 3 पे आ जाएगा, 40 से 45 कर दोगे तो और ऊपर आ जाएगा, 45 से और ऊपर कर दोगे तो और ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि और कर दो तो इधर आ जाए, इधर नहीं आना है। तो डिटोनेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा ये ज्यादा, इसका मतलब हम लोगों ने किन 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया? कंप्रेशन रेशियो को डिस्कस किया। चाहिए तो हम लोगों ने बेटा ये देखा कि कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से, कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से 6 की जगह 12 हो जाए, 15 हो जाए तो क्या होगा, एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट समान। इंजन में जो एयर टेम्परेचर आने वाला इनकमिंग एयर टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाए, 10 डिग्री की जगह 40 हो जाए। अगर इंजन का बॉडी टेम्परेचर, जो इंजन की बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा, एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट समान ज्यादा। इंजन पे लोड ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ऑटो इग्नाइट। इंजन के ऊपर स्पार्क एडवांस बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब इन 5 फैक्टर के बढ़ने से डिटोनेशन की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा सर स्पार्क एडवांस 10 डिग्री था, हमने 15 कर दिया, डिटोनेशन हो जाएगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, तुमने इसको 15 कर दिया तो डिटोनेशन की संभावना बढ़ जाएगी।
अगर बाकी सारी चीजें सेम हैं जैसी थी और 10 डिग्री पे था, उसके तुलना में तुमने 15 डिग्री पे एडवांस कर दिया है, तो अब डिटोनेशन के चांसेस बढ़ गए। हो सकता अभी भी ना हो सकता तुम 15 को 20 डिग्री एडवांस कर दो तो भी ना हो, संभावना बढ़ती जाएगी। हम मेहनत करेंगे तो क्या होगा, नौकरी तुरंत मिल जाएगी? नहीं सर, नौकरी को जल्दी मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने एक तरह से 5 फैक्टर डिस्कस किए जो डिटोनेशन को बढ़ाते हैं, मतलब इनके बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता है। लेकिन अब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके बढ़ने से डिटोनेशन घटता है। ठीक है, चलिए आइए। तो हम लोग अभी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम लोग उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनके बढ़ने से डिटोनेशन घटता है। मेनली कौन से होंगे आप देख रहे हैं, ऑक्टेन नंबर, टर्बुलेंस, इंजन स्पीड और ह्यूमिडिटी। और एक जो एयर फ्यूल रेशो है वो तो बड़ा अजीब बिहेव करता है, बढ़ने पे बढ़ता है, फिर पीक पहुंचता है, फिर घटता है। तो हम लोग इसको बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यही फैक्टर्स एग्जाम में आते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझ में एक बार आ जाए तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिएगा एक बार समझने के बाद आप किस तरह से शीट को टिक करेंगे, शीट को फटाफट टिक करें, क्योंकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें आने लगी हैं। इसमें अगर कॉन्सेप्चुअली कहिए तो सिर्फ एक ये वाला था स्पार्क एडवांस वाला। स्पार्क एडवांस वाला जो कर्व है ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको एक बार पहले भी बताया आपको शुरुआत में, वहां पे 3 कर्व बना के बताए हैं, यहां पे मैं 2 ही बना के दिखा पा रहा हूं। ठीक है, ओके, आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर फैक्टर्स को डिस्कस करें। ओके।